हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का लेसन सेकंड पढ़ेंगे जिसका टाइटल है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, यानी व्यापार और क्षेत्राधिकार। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर कि भाई कंपनी ने अपनी पावर को किस तरह से एस्टेब्लिश किया। यानी कि इतना तो आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि पहले हमारा देश पे किसी का शासन नहीं था, लेकिन बाद में ये अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पे अपना धीरे धीरे करके ये व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे इन्होंने अपने इस व्यापार को क्षेत्राधिकार में बदल लिया और यहाँ पर स्थायी रूप से ये बस गए और हमारे भारत का जो नेचुरल जो ये यहाँ की संपत्ति थी वो सब धीरे धीरे इन्होंने समाप्त कर दी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से व्यापार करने के लिए आए और यहाँ पर कैसे इन्होंने धीरे धीरे अपने उस पर अधिकार कर लिया। तो ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो मुगलों का अंतिम शक्तिशाली राजा था। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्राधिकार पर, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कंट्रोल किया। दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, जो कि अब इंडिया के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, इन 707 1707 में मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार जिनको बोलते थे, एंड बिग ज़मींदार्स बिगेन असर्टिंग दियर अथॉरिटी। यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके बाद में बहुत से जो मुगल सूबेदार थे इन्होंने और ज़मींदार थे, इन्होंने धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी यानी अपना मतलब अधिकार बताना शुरू कर दिया। एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और छोटे छोटे क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित कर लिए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो स्थापित हो गए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शंस एज एन इफेक्टिव सेंटर, और जो दिल्ली थी वो लंबे समय तक एक इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह सकी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, हाउ एवर अ न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। एक राजनीतिक क्षितिज पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, द ब्रिटिश। कौन थी वो नई शक्ति? द ब्रिटिश, यानी इंग्लैंड के लोग। डिड यू नो, यानी कि जिन्हें हम अंग्रेज भी बोलते हैं। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे ये वास्तव में केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और धीरे धीरे इन्होंने ये प्रारंभ में मतलब ये उसके अनुक्षुक थे, उस पर उनकी इच्छा नहीं थी कि भाई ये अपने क्षेत्र, ये यहाँ भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करें। ये अधिकार करने के अनिच्छुक थे, केवल ये व्यापारिक रूप में आए थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो ये किस तरह से मतलब इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि ये किस तरह से संपन्न हुआ, यानी ये कैसे संभव हुआ, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ईस्ट में। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तब 1600 में उन्होंने एक चार्टर प्राप्त किया था द रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शासक से। जो कौन था उस टाइम इंग्लैंड का शासक? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी ये व्यापार करने के लिए इन्होंने जो आज्ञा पत्र जो प्राप्त किया था वो क्वीन एलिजाबेथ से प्राप्त किया था। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इसको क्या दिया गया था? इसको पूर्ण अधिकार दिया गया था व्यापार का पूर्व के साथ। भाई पूर्व में भाई आप व्यापार करने जा रहे हो तो आपको इसके लिए पूरा अधिकार दिया जाता है इस चार्टर के द्वारा। दिस मीन, इसका मतलब था दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का कोई दूसरा ग्रुप कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी,
कुड कंप्लीट नहीं है, कॉम्पीट है विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि यानी इंग्लैंड का कोई दूसरा ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता था, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस, इस चार्टर के साथ कंपनी ने ओशियन पार किया। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, एक नए ज़मीन की तलाश में। फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस, जहाँ वो सस्ते दामों पर अपनी मतलब चीज़ों को खरीद सकें, सस्ते दामों पर वो लोग चीज़ों को खरीद सकें। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और उन्हें वापस यूरोप ले जा सकें। टू सेल एट अ हाई प्राइसेस, और ऊंचे दामों पर उन वस्तुओं को बेचने के लिए यूरोप ले जा सकें। द कंपनी डिड नॉट हैव अ फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, कंपनी को कोई डर नहीं था किसकी प्रतिस्पर्धा का, फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, भाई जो दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज थी उनसे उसे प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं था इस कंपनी को। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। भाई स्टार्टिंग में क्या था, सबसे पहले तो अपन देखेंगे मर्केंटाइल क्या है। मर्केंटाइल वर्ड इसमें हाईलाइट हो रखा है, तो ये आप देखेंगे अ बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कि अच्छा सा मतलब प्रॉफिट कमाता है थ्रू ट्रेड, व्यापार के द्वारा। बाइंग गुड्स, वस्तुएं खरीदता है। चीप एंड सेलिंग, चीप यानी सस्ती वस्तुएं खरीदता है। एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस, और उनको ऊंची कीमतों पे बेचता है। तो वो जो है वो मर्केंटाइल है। तो इन्होंने ये बताया कि मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज in those days made profit primarily by excluding competition। मर्केंटाइल जो ट्रेडिंग कंपनी थी, प्रारंभ में इनको खूब प्रॉफिट मिला, मतलब क्योंकि भाई एक्सक्लूडिंग कंपटीशन कोई था नहीं। सो दैट दे कुड बाई चीप, इसलिए वो क्या करते थे, सस्ते में चीज़ों को खरीदते थे। एंड सेल डियर, और उनको महंगा बेचते थे। डियर यानी महंगा, एक डियर माने प्रिय होता है, एक डियर माने महंगा भी होता है। तो ये महंगे दामों पर उन वस्तुओं को बेचते थे। द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, लेकिन ये जो रॉयल चार्टर था ये दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी उनको एंटर करने से नहीं रोक सका, क्योंकि ये तो केवल उसके लिए था रॉयल, ये जो चार्टर था कि भाई इंग्लैंड की दूसरी कोई कंपनी नहीं आ सकती थी। बाकी और भी शक्तियाँ थी, यूरोप की और भी कंपनियाँ थी जो कि व्यापार करना चाहती थी, तो उनको आने से मतलब इस मार्केट में आने से उनको नहीं रोक सका ये जो चार्टर था। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इस टाइम के साथ फर्स्ट इंग्लिश शिप, जो पहला अंग्रेजी जो जहाज़ था वो सेल डाउन हुआ कहाँ, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। राउंड द केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए। एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, और हिंद महासागर को पार करके ये देखें आप, इसमें ये जो पिक्चर दे रखी है कि यहाँ से वो चलते हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ ये केप ऑफ गुड होप है, ये अफ्रीका के साउथ में, और यहाँ से ये इधर आ गए इंडिया में, इंडिया के जो हिंद महासागर है इसको पार करके, है ना, इंडियन ओशियन को पार करके ये यहाँ पर पश्चिमी तट पर इस पर व्यापार करने के लिए आते हैं। तो ये बताया है इसमें, राउंड द केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए, क्रॉस द इंडियन ओशियन को पार करके ये यहाँ पे आते हैं। and cross the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India. इंडिया के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली पहले से ही अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, अपने आप को स्थापित कर चुके थे। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने गोवा में अपना बेस बनाया। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज वास्को डे गामा, यह वास्को डे गामा था, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर, एक पुर्तगीज अन्वेषणकर्ता या खोजकर्ता। ये पहले आ चुका था। हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498,
जिसने इंडिया के इस सी रूट को, समुद्रिक रास्ते को उसने खोजा था 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। डचों ने भी, डच लोग जो थे, पुर्तगीज़ भी थे, डच भी थे, ये दूसरी यूरोपियन शक्तियाँ थीं जो कि व्यापार करने के लिए आई थी। द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। डचों ने भी इन संभावनाओं को यहाँ पे तलाश किया, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाओं को तलाश किया। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और शीघ्र ही फ्रेंच व्यापारी भी यहाँ पर इसके लिए पहुँचे, व्यापार करने के लिए। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड। प्रॉब्लम ये थी कि जो सारी कंपनियां थी वो इंटरेस्ट रखती थी इन बाइंग द सेम थिंग, एक जैसी चीज़ों को खरीदने में। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, कॉटन की अच्छी क्वालिटी, एंड सिल्क की प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड, जो कि मतलब इंडिया में प्रोड्यूस्ड होते थे, हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप में उनका बहुत बड़ा मार्केट था, यानी उनको पसंद किया जाता था यूरोप के मार्केटों में, बाज़ारों में। मार्केट पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम एंड सिनेमोम टू वर इन ग्रेट डिमांड, यानी कि काली मिर्च की, लौंग की, इलायची की, दालचीनी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कॉम्पिटिशन अमंगस द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, यानी जो इन कंपनियों के बीच में कंपटीशन था, इस कंपटीशन ने प्राइसेज को, जो कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। कुड बी परचेज्ड, जो कि वस्तुएं, जब पहले तो ये क्या है कि भाई सस्ते में खरीदते थे उन चीज़ों को, लेकिन अब जैसे बहुत सारी कंपनियां हो गई तो सभी उसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी जो रेट्स थी वो हाई हो गई, वो रेट बढ़ गई, और एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, और इसने इनके प्रॉफिट को कम कर दिया। जब 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 ज़्यादा मतलब कीमत में अपन सामान को खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट कम होगा ना, तो इसी तरह से जब ये महंगी वस्तुएं खरीदने लगी तो इनका जो प्रॉफिट था वो घट गया। दैट कुड बी अर्न, जो कि ये कमाते थे, पहले तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन अब कंपटीशन होने की वजह से ये प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वाज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर। केवल एक ये तरीका था ट्रेडिंग कंपनियों के पास कि वो कब समृद्ध हो सकती थी, कब फ्लरिश यानी पल्लवित होना, समृद्ध होना, वो कब समृद्ध हो सकती थी कि वाज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर, ये जो सामने वाला अपना प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा करने वाला जो प्रतिद्वंदी है, उसको समाप्त किया जा सके, यानी उसको समाप्त करके ही ये कंपनियां क्या हो सकती थी, समृद्ध हो सकती थी। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स, देयरफॉर, इस मार्केट को सिक्योर करने के चक्कर में, मतलब भाई मार्केट को अपने लिए सुरक्षित रखने के चक्कर में, देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल, उनके बीच में भयानक युद्ध हुए, बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में भयानक युद्ध हुए। थ्रू द 17th and 18th centuries दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स, 17वीं और 18वीं शताब्दी में वो नियमित रूप से एक दूसरे के शिप को डुबोने लगे, ब्लॉक्ड रूट्स, और रूट को ब्लॉक करने लगे, एंड प्रिवेंट राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, यानी कि जो सप्लाई होती थी उसको अवरुद्ध करने लगे। भाई देखिए इसका मतलब है कि ब्लॉक्ड रूट को ब्लॉक्ड करने लगे, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स, प्रतिद्वंदी के शिप्स को मतलब मूविंग होने से रोकने लगे, उनकी जो सप्लाई, सामान की जो सप्लाई होती थी उस सप्लाई को ये रोकने लगे कि भाई हमारी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है इसका सामान की जो सप्लाई है वो रुक जाए, तो इस चीज़ को वो रोकने लगे। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स, जो ट्रेड था वो सैन्य शक्ति के आधार पर होने लगा, एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और जो ये जो एरिया थे, ट्रेडिंग पोस्ट थे, वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने लगे, थ्रू फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी के द्वारा, कि भाई ये मेरा एरिया है तो इस एरिया की मैं किलेबंदी कर लूँ, तो इस किलेबंदी के द्वारा ये जो क्षेत्र थे वो सिक्योर किए जाने लगे अपने लिए। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट, इस मतलब सेटलमेंट के चक्कर में, इस फोर्टिफाई सेटलमेंट के चक्कर में, बंदोबस्त के चक्कर में, यानी कि जो ये किलेबंदी की जा रही थी, इस किलेबंदी के चक्कर में, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल, कैरी ऑन प्रॉफिटेबल आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, और ज़्यादा मतलब प्रॉफिट प्राप्त करने के चक्कर में उनमें आपस में भी विरोध पैदा हुए, किसके साथ, विद लोकल रूलर्स, जो वहाँ के
स्थानीय जो राजा थे उनके साथ भी उन्हें विवाद करने पड़े। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट, तब कंपनी ने इसे कठिन पाया, किसको, टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, की ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग करना, यानी कि व्यापार को राजनीति से अलग करने में उनको कठिनाई महसूस हुई। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, आओ देखें कि किस तरह से संपन्न हुआ। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप है ना स्टूडेंट्स, आप इसको वापस से रीड करके देखेंगे और जो कोई चीज़ समझ में नहीं आए उस पर अंडरलाइन करेंगे। ओके, थैंक्स ऑफ ऑल।